Hello and welcome dear students. Guys, in our previous video, we have learned about the drawbacks and the success of Rutherford model, distance of closest approach and the impact parameter. Now we are back again with the Bohr's atomic model. Guys, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल्स की हिस्ट्री में बोर्स एटॉमिक मॉडल रहा था, क्योंकि इसके अंदर लगभग सारी खामियां दूर कर दी गई थी, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस थी। ये भी इनकंसिस्टेंट रहा, फेल हो गया। रीजन क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। बोर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे गाइस? सबसे पहले उन्होंने सारी बातें जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में इंक्लूडेड थी वो सारी मान ली, क्योंकि एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर होता है, सोल ऑफ द एटम होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द कंप्लीट मास ऑफ एटम इंक्लूडेड रहता है, फिलअप रहता है। इट मींस न्यूक्लियस इज द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द एटम। ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स में यही है जो कंप्लीट हमने रदरफोर्ड मॉडल में लिखा था। देयर इज अ सेंट्रल कोर known as the nucleus in which the complete positive charge and almost the complete mass of the atom is concentrated. Electrons revolve around the nucleus in the circular orbits and the centripetal force required by the electron is given by the electrostatic force of attraction between nucleus and the electron, because nucleus is the positively charged and electron is a negatively charged particle. I think you are getting my point guys. न्यूक्लियस बता दिया, घूमने का कारण बता दिया, रिवॉल्व करने का इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट। एंड वन मोर थिंग, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। दैट्स व्हाई एटम के ऊपर टोटल चार्ज 0 होता है गाइस। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मेन ड्रॉबैक स्टेबिलिटी थी, उसको कैसे दूर किया? उसमें सबसे मेन पॉइंट है स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। स्टेशनरी ऑर्बिट्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्टेशनरी एनर्जी। ये हमने लिखा हुआ कांस्टेंट एनर्जी, या हम कह सकते हैं स्टेशनरी एनर्जी। पॉइंट क्या है? उन्होंने ऐसे ऑर्बिट्स को इंट्रोड्यूस कराया कि रदरफोर्ड ने जो बोला था वो गलत था। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है किसी भी रेडियस का इलेक्ट्रॉन का, सारी रेडियस पॉसिबल है। बट अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रेडियस वाले ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करेगा, फिक्स रेडियस होगी उसकी। ऐसा नहीं है कि कोई भी रेडियस एक्वायर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, उसकी एक फिक्स रेडियस होगी। सेम में एनर्जी भी उस ऑर्बिट के अंदर स्टेशनरी होगी, फिक्स एनर्जी होगी। तो ऐसे ऑर्बिट्स जिनके अंदर रेडियस फिक्स रहती है एंड एनर्जी स्टेशनरी रहती है, इलेक्ट्रॉन ना रेडिएट करता है ना एनर्जी गेन करता है, अगर वो ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व कर रहे हैं, उन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। ओके गाइस, सो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर रेडियस कांस्टेंट रहेगी, ऐसे वेरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन को किसी भी टाइम पे एक ऑर्बिट में मूव करने के लिए फिक्स एनर्जी की जरूरत होती है, और उस ऑर्बिट की रेडियस हमेशा फिक्स रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। थर्ड मेन, दैट इज क्वांटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है गाइस, एज यू नो, इन केस ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी और रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। हम वहां पे लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करते, एंगुलर मोमेंटम करते हैं अगर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। देखिए, एंगुलर मोमेंटम किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर मोशन के ड्यूरिंग ऑर्बिट के अंदर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi for इलेक्ट्रॉन।
quantization of angular momentum according to the Bohr's model is, in a stationary orbit angular momentum is always in integral multiple of h by 2 pi. It means that या तो angular momentum h by 2 pi हो सकता है अगर n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। n क्या है अभी बताएंगे। अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2h by 2 pi होगा। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3h by 2 pi। सेम वे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एंगुलर मोमेंटम 1.5h upon 2 pi हो जाए अकॉर्डिंग टू बोर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगा लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन फिक्स 1 2 3 4 ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर सकेंगे। n is known as principal quantum number। या सेल का नंबर होता है फर्स्ट सेल में तो n is equal to 1, सेकंड में है तो 2 सेल और ऑर्बिट। सेम वे h is the Planck's constant। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा h by 2 pi के। h Planck's constant वैल्यू इज दिस। एंड लास्ट थिंग जैसा हमने रदरफोर्ड मॉडल के अंदर समझा था, इफ a particle is moving from lower energy state। गाइस हमने अभी बताया कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी स्टेशनरी रहेगी, फिक्स रहेगी। तो किसी ऑर्बिट की कम एनर्जी होगी, किसी की ज्यादा होगी। इफ द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, जिस स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी स्टेट लोअर है, लोअर एनर्जी स्टेट है, कम एनर्जी चाहिए उसमें मूव करने के लिए, और एक ऑर्बिट हमारा दूसरा वाला है जिसके अंदर इसके अंदर कम एनर्जी चाहिए, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए गाइस मूव करने के लिए। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इट गेन्स सम एनर्जी। जैसा हमने थिएटर का एग्जांपल लिया था, फर्स्ट वाली रो में कम पैसे लगते हैं, सस्ती टिकट मिलती है। सेकंड वाली रो के लिए थोड़ी महंगी और थर्ड वाले के लिए सपोज दैट सबसे ज्यादा महंगी टिकट मिलती है हमको। तो इफ हम यहां से और लास्ट वाली रो में जाना चाहते हैं देन हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होगी। सेम वे यहां पे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है तो उसे एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी गेन कितनी करनी पड़ेगी, EF माइनस EI। जो ये एनर्जी स्टेट वाला हमारा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सपोज दैट EF एंड इस ऑर्बिट के लिए एनर्जी स्टेट है EI। एनर्जी स्टेट का मतलब है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी चाहिए EF। अगर यहां से यहां मूव कर रहा है सिंपल सी बात है कितनी एनर्जी चाहिए, EF माइनस EI। और इफ द पार्टिकल और द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, अगर यहां से यहां आना चाहते हैं, यहां पे टिकट महंगी है यहां पे सस्ती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। दैट मींस इफ एन इलेक्ट्रॉन is jumping from higher energy state to lower energy state then it emits some energy in form of radiation, it radiates some energy। और अगर रेडिएशन निकलती है तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E is equal to h nu होता है। रेडिएशन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E is equal to h nu and nu is the frequency of radiation। If we know the energy of this orbit, energy state and energy state of this orbit, then we can easily calculate the frequency of radiation emitted or absorbed। अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, एमिट करेगा, लाइट निकालेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी गेन करेगा और जितनी एनर्जी गेन करेगा उसका फॉर्मूला ये है, सिंपल सी बात।
दिस इज द बोर्स एटॉमिक मॉडल और पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। यहां पे रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी, कमियां रह गई थी, वो सारी की सारी ओवरकम कर ली गई। कैसे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स को इंट्रोड्यूस करके, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देने के बाद, अगर जैसे एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स अमाउंट में हो सकता है, वैसे एनर्जी भी ऑर्बिट के अंदर फिक्स अमाउंट में ही होगी। तो ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा हमारा एटम, ना एनर्जी गेन करेगा। जितनी एनर्जी है हमेशा उतनी ही एनर्जी उसके पास रहेगी, इलेक्ट्रॉन के पास, नॉट एटम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पे पोस्टुलेट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बोर्स ने हाइड्रोजन एटम के लिए थ्योरी दी थी। हाइड्रोजन एटम के अंदर एज यू नो द फॉर्मूला और डिनोटेशन इज 1H1 means this is atomic number of protons. This is atomic mass number, that is number of protons plus neutrons. So in case of hydrogen atom सिर्फ एक ही प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर एंड एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एटम के लिए थ्योरी दी थी, जो रेडियस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अलाउड है, उनका फॉर्मूला निकालेंगे हम अलाउड रेडियस के लिए इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी स्टेट निकालेंगे यूजिंग द बोर्स प्रिंसिपल और बोर्स एटॉमिक मॉडल। Guys, suppose that this is the nucleus. We are taking the general case first. Suppose that there are Z number of protons inside the nucleus and only one electron is revolving in the orbit. Radius of orbit is r. Now, किसी भी चार्ज पार्टिकल को या सिंपली किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए हमेशा एक फोर्स की नीड होती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फॉर्मूला फॉर व्हिच इज mv स्क्वायर बाय r. m is the mass of particle which is rotating, revolving or moving in circular motion and r is the radius of circular path, v is the velocity of the particle. अब अभी पढ़ा था हमने, ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच। तो फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1. So charge on the nucleus is Z into E by the quantization of charge. If Z number of protons are there, अगर न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E होता है प्लस E, तो Z के ऊपर होगा Z into E and electron contains a charge negative E, but in case of a force we take only magnitude of the charge, we consider only the magnitude of the charge, so this will be E upon R square. ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है। So this will be 1 divided by 4 pi epsilon naught Z E square upon R square is equal to mv square by R. Now by the Bohr's quantization condition, angular momentum, that is mvr, is equal to nh by 2 pi. So as for radius, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो हम यहाँ पे Rn लिख के चल रहे हैं। यहाँ पे भी सेम वे। सपोज दैट ऑर्बिट हमारा nth है, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट मूव कर रहा है, वेलोसिटी को भी n ही लिखेंगे, बट क्रिटिकल ना बनाते हो सिर्फ हम v की टर्म में लिख लें।
V इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई RnM, इक्वेशन नंबर सेकेंड. So we want to calculate radius then velocity. रेडियस क्या होगा बेटा, देखिए v की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम. सो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर. एंड यहां पे एक और आर एन पहले से ही है. देखिए आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया गाइस, 4 से 4 एंड पाई से पाई कैंसिल. आर एन को इधर रिप्लेस कर लेते हैं. आर एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई जेड ई स्क्वायर एंड एम. ये हमारी आर एन की वैल्यू रहेगी. सो गाइस ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारा nth ऑर्बिट के लिए अलाउड रेडियस का. n की वैल्यू 1 रखोगे, रेडियस कुछ निकल के आएगी. फर्स्ट ऑर्बिट की 2 रखोगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए निकल के आएगी. मींस इससे अलग रेडियस नहीं हो सकती, यही अलाउड रेडियस रहेंगी सिर्फ और सिर्फ. हाइड्रोजन एटम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो रेडियस विल बी r1, n की वैल्यू 1. सेकंड के लिए 2, सेम वे फॉर अदर ऑर्बिट्स आल्सो. तो वही अलाउड रेडियाई रहेंगे, उनसे अलग नहीं हो सकती. देखिए जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं एन स्क्वायर, अगर सबकी वैल्यू पुट करते हैं, h इज इक्वल टू 6.626 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to the power minus 12. पाई इज पाई 22/7. mass 9.1 10 to the power minus 31, mass of the electron. Z is the atomic number, हाइड्रोजन के लिए 1, and E is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 to the power minus 19. देखिए यहां पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें भी मूव कर रहा है. देखिए अगर सबकी वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद हमारा बेटा ये ए नॉट आएगा, और ए नॉट इज इक्वल टू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम. यानी अगर एन की वैल्यू 1 है तो ए नॉट आ जाएगी रेडियस हमारी. हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो रेडियस ए नॉट, एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम. 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. अब यहीं से हम वेलोसिटी पुट कर सकते हैं इसको, तो वेलोसिटी निकल जाएगी हमें nth ऑर्बिट के लिए. देखिए अगर यहां से पुट करते हैं, देखो अच्छा देखो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए a नॉट, सेकंड के लिए 4a नॉट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए a नॉट रहेगी 4a नॉट, 9a नॉट एंड 16a नॉट एंड सो ऑन. इस तरह से रेडियस इंक्रीज होगी, और यही रेडियाई अलाउड है, इनसे अलग कोई रेडियाई नहीं हो सकती. जैसा रदरफोर्ड कह रहा था ना स्पाइरल पाथ, तो नंबर ऑफ वैल्यूज रहेंगी रेडियस के लिए. देखिए आगे अगर वेलोसिटी में पुट करते हैं, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजी. देखो Vn विल बी इक्वल टू एन एच 2 पाई एम और आर एन. आर एन की वैल्यू हमारे पास है बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई जेड ई स्क्वायर. सो एम से एम कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एनएच से एक एक एनएच कैंसिल हो गया. हमारे पास बचता है बेटा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट.
दिस इज द अलाउड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये होगी बच्चों, Z(E²) 2NH(ε0). गॉट इट गाइस? अब क्यों निकाला हमने, वेलोसिटी का हम यूज कहां पे करेंगे? अब इसके बाद हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी के केस में काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, तो वहां पे हमें इसकी नीड होगी। देखते रहिए, धीरे धीरे चलते हैं। Rn को यहां लिखो और Vn को यहां लिखते हैं, ZE² 2NH(ε0). अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एनर्जी स्टेट होती क्या है? देखिए, टोटल एनर्जी की जब बात करते हैं बेटा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0, बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पे फॉर्मूला था 1/4πε0 Q0/R। यहां पे चार्ज कौन से? न्यूक्लियस वाला चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, लेकिन एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो गाइस, हम नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, फोर्स में नहीं करते हैं, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। एनर्जी के केस में करेंगे बेटा, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा टोटल Z इंटू E होता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -E, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। बस हाफ mv² R। ऑल्सो nth स्टेट की बात करते हैं, Rn लिखेंगे और यहां पे भी n लिखेंगे, ZE² अपॉन 4πε0 Rn। सो गाइस, वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्टली, हाफ mvn² दैट इज Z² e⁴ 4n² h² एंड ε0², माइनस आगे ले लिया, ZE² 4πε0 एंड Rn। Rn is what? n² h² ε0 अपॉन m पाई ZE²। ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं हम m पाई ZE², इसको ऊपर ले गए हैं। देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये Z² e⁴ हो जाएगा, यहाँ m बचा हुआ है, यहाँ बचेगा m Z² e⁴ 2 into 4 m² h² माइनस m को आगे ले लो, m Z² e⁴ 4 एप्सिलॉन n² h²। देखिए बेटा, ये 1 है तो ये 1/2, अगर इसको हम x मान के चलते हैं, x कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो व्हाट इज दिस? दिस इज x/2, तो x minus x/2 will be equal to x/2। sorry guys, this will be ε0²। x minus x/2 is equal to x/2 माइनस का, बिकॉज ये टर्म जाता है, this will be equal to, okay, E is equal to m Z² e⁴ upon 8 n² h² ε0² minus का। This is the energy of electron in the nth orbit. Guys, you can clearly see that energy is negative.
टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिट इज नेगेटिव आई है बेटा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिट से अपने आप खुद ब खुद बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है, वो मूव करने के लिए एबल है ही नहीं नॉर्मल केसेस में। बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है ऑर्बिट के अंदर, लेकिन वो ऑर्बिट को लीव नहीं कर सकता बेटा। आगे हम देखेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकलेगी एनर्जी, n की वैल्यू 2 रखेंगे सेकंड ऑर्बिट के लिए, कितनी एनर्जी आती है? अगर सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो En आएगा बेटा यहां से -13.6 अपॉन n स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1, सेकंड के लिए n = 2, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जो डाउट हो, जो दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज टेल अस। थैंक यू सो मच गाइस।